हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम, सत श्री अकाल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। तो मैं इंजीनियर आर के आनंद आज लेके आया हूँ आप लोग के लिए 3D ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। तो आज हम लोग बात करेंगे एक प्लेन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, उड़ाने वाला प्लेन, नो 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 नो। चलिए ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग। ये मैथ है ना, मैथ थोड़ा सजा टाइप का है, लेकिन इसमें मज़ा भी बहुत आता है। कहते हैं ना कि ये माना कि मैथ एक सजा है, बट इसमें इतना मज़ा किस लिए? तो जिसको समझ में आता है ना, उसको तो मज़ा आएगा ही। चलिए तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, अल्फा वेक्टर, फ्रॉम अ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन है यहाँ पे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। चलिए, ये प्लेन का इक्वेशन है और ये आपको पॉइंट बोल दिया, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपका आधा क्वेश्चन थोड़ा आसान कर देता है। चलिए, तो यहाँ पे डायग्राम बना ले। ये आपका प्लेन है, कौन सा, ये वाला। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी हो गया। अब एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, ये पॉइंट है। अब यही आपको डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। अब बोलिएगा आपकी प्लेन ऐसे है, आप पीछे से लिए, तो एक्चुअली में प्लेन ऐसे है। ठीक है, वैसे नहीं दिखा सकता ना। हाँ चलिए ठीक है, तो आप लोग तकलीफ तो समझते हैं। यहाँ पे अल्फा पोजीशन वेक्टर है ये। चलिए ठीक है, ये दिया हुआ है, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ, जो दिया हुआ वो लिख दिया। अब क्या कर ले, यहाँ पे इस पॉइंट का कुछ नाम दे। तो इस पॉइंट का क्या नाम दे, तो इसका नाम दे देता हूँ P, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ L। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि R1 वेक्टर, मान लेते हैं क्या कि R1 वेक्टर है। ठीक है, चलिए, ये लेट किया गया है, माना गया है, माना गया है, समझिएगा ध्यान से। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं P का ये पोजीशन वेक्टर तो दिया हुआ, अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालो तो बीच में का डिस्टेंस निकल जाएगा ना, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के। चलो तो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, है जो चीज दिया हुआ है उसके बेसिस पे चलते हैं। आपका प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो प्लेन का इक्वेशन है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, देख लीजिए यहाँ पे, क्लियर कर दूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। इक्वेशन 1 मान लेता हूं इसको। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया। अब आगे चलता हूं, यहाँ पे देखिए, अब इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन PL का आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ना, ये लाइन आपको अल्फा वेक्टर से पास कर रहा है और एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसके वो पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है, ये PL जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और एक चीज और है जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये कौन है, एन वेक्टर है ना। तो एन वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि PL पैरेलल हुआ किसका, एन वेक्टर का। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन PL। ठीक है, PL स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, अल्फा वेक्टर से पास कर रहा है और एन वेक्टर के पैरेलल है। तो यहां से हो जाएगा आपका आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा इंटू एन वेक्टर। आप लोग को इसका फॉर्मूला याद होगा, जिससे पास करता है वो अल्फा वेक्टर, जिसके पैरेलल है वो एन वेक्टर। चलिए ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो माना गया था ऑफिशियली थोड़ा सा ले ले। ठीक है, तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ L पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ L पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 मान लिया गया है। ठीक है, बराबर R1 वेक्टर। ठीक है, बराबर R1 वेक्टर। अब सिंस R1 वेक्टर जो है संजोग से PL स्ट्रेट लाइन पे भी है और आपका प्लेन पे भी है। ठीक है,
तो सिंस पॉइंट L उसका पोजीशन वेक्टर r1 लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन PL एंड प्लेन आल्सो, ठीक है, एंड प्लेन आल्सो, प्लेन पे भी लाई कर रहा है, ये जो r1 वेक्टर है वो प्लेन पे भी लाई कर रहा है और PL स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जहां पे मिलते हैं उसी कॉर्नर पे वो है ना, तो दोनों को पहचानेगा मतलब क्या, सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ रहा, हाँ, तो सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं। चलिए इक्वेशन 1 से, तो 1 इंप्लाइज कर ले, 1 इंप्लाइज यहाँ पे ड्राइव कर लेता हूँ एक बार, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब r1 वेक्टर जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। चलो इक्वेशन ए मान लेता हूँ इसको, ठीक है। अब टू इंप्लाइज करते हैं इक्वेशन 2 से, क्योंकि इसको भी तो पहचानेगा, इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। चलो यहाँ से लिख लो, तो r वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर देखो, अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा एन वेक्टर है ना, तो लेमडा एन वेक्टर ये आपका था, अभी तो सेटिस्फाई करना, इसको पहचानना बाकी है। चलो इसको r1 इसमें डाल दें, तो r1 वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा एन वेक्टर, इसको इक्वेशन बी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन बी मान लिया। अब आप लोग को पता है ना कि जो वेरिएबल जैसे होता है ना, जो हम लोग लेते हैं उसी में सेटिस्फाई करके आता है, ठीक है, सेटिस्फाई किया तो उसी में आएगा। आर वेक्टर यहाँ पे है ना, याद ऐसे कीजिए, y बराबर mx प्लस सी, ऐसा होता था कि नहीं होता था, तो सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो इस पे डालते थे और इस पे डालते थे ना, m पे नहीं, इस पे x पे और y पे वैल्यू डालते थे, उसी तरह से ये है, ठीक है, इसमें भी हम लोग डालते हैं। चलिए आगे, चलिए तो ध्यान से आगे की ओर देखते हैं। अब इक्वेशन ए एंड बी से अगर r1 वेक्टर यहाँ पे भी है, r1 वेक्टर यहाँ पे भी है, दोनों को सॉल्व किया जाए। देखो ध्यान से एक बात बताता हूँ, r1 वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर है, अगर इसका मैं वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, इसका r1 वेक्टर यहाँ पे है, इसका ही वैल्यू निकालना है ना हम लोग को, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, r1 वेक्टर अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूँ तो कैसे वैल्यू निकलेगा, अल्फा तो हमको पता है, n भी पता है, ठीक है, n वेक्टर भी पता है, अल्फा वेक्टर भी पता है, लेकिन लेमडा नहीं पता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे r1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ना, अगर इसी का वैल्यू निकालना है ना, अगर इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकला हुआ है पहले से, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, r1 वेक्टर है, अब इसको वैल्यू निकालना है, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो अल्फा वेक्टर तो हम लोग को पता है, पोजीशन वेक्टर, एन वेक्टर भी पता है, बट लेमडा नहीं पता है। तो लेमडा निकालने के लिए क्या करें, इसको इससे देखो, इसका वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो लेमडा के फॉर्म में आ जाएगा, फिर निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, चलिए देखिए, तो ए इंप्लाइज कर ले, यहाँ पे ए को ड्राइव कर ले, तो ए इंप्लाइज करेंगे तो r1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब r1 वेक्टर का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है, तो r1 वेक्टर बराबर कितना है, अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा एन वेक्टर, यहाँ पे अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। देखो r1 वेक्टर बराबर इतना हो गया, डॉट तो डॉट एन वेक्टर, ठीक है। चलिए अब इसमें डॉट करा दे, तो अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लेमडा इंटू एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर है तो कितना हो जाएगा, एन वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लेमडा इंटू मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू डी। अब एन आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल देंगे तो काम बन जाएगा हम लोग का। चलो यहाँ पे इसको उधर भेज दो, तो यह हो जाएगा लेमडा इंटू मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू डी, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये हो गया। अब बताइए यहाँ पे लेमडा बराबर निकालना है, तो लेमडा इक्वल टू डी माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये इंटू में ना, डिवाइड में आ जाएगा, तो मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू हम लोग को आ गया। अब ये लेमडा का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इसमें, पुट इन इक्वेशन ए, ठीक है, इक्वेशन ए में पुट कर दे, सॉरी ए नहीं बी, इक्वेशन बी में पुट कर दे, तो आपको बस लेमडा ही नहीं पता था, अब लेमडा भी पता हो गया। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा बी इम्प्लाइज
बी इम्प्लाइज, देखो बी इम्प्लाइज किए तो बी क्यों यहाँ पे लेके आ जाओ। तो r1 वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा एन वेक्टर, तो लेमडा एन वेक्टर, अब लेमडा का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे डाल दो। तो r1 वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना है ये है, तो d माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाई मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान से, सब हो गया ना, और लेमडा इंटू एन है, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू ये हो गया, तो एन वेक्टर डालेंगे ना, तो इंटू एन वेक्टर, यहाँ पे डॉट नहीं है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटू है, इंटू एन वेक्टर। चलिए तो आपको r1 वेक्टर मिल गया। अब बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे पीएल वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पोजीशन तो पहले से पता था, पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर अभी आप निकाल लिए हैं। तो चलो पीएल वेक्टर करते हैं, ठीक है। तो पीएल वेक्टर बराबर पीएल, तो पीएल फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो r1 वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर। चलिए यहाँ पे वैल्यू डालेंगे इसका, यहाँ पे सॉल्व कर दूं, चलिए ठीक है। तो यहाँ से देखिए पीएल वेक्टर बराबर r1 वेक्टर का वैल्यू यहाँ से डाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा वेक्टर प्लस d माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर, मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर इनटू एन वेक्टर। तो ये तो हो गया आपका r1 वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, तो माइनस अल्फा वेक्टर डाल। अब देखो यहाँ पे प्लस में अल्फा वेक्टर है और यहाँ माइनस में अल्फा वेक्टर, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच गया कौन, सिर्फ ये बचा। तो यहाँ से पीएल वेक्टर बराबर डी माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर इनटू एन वेक्टर है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ यानी मोड लगा दूँ तो मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा ना, चलो मोड लगा देते हैं। तो यहाँ पे मोड ऑफ पीएल वेक्टर बराबर यही डिस्टेंस हो जाएगा, मोड ऑफ पीएल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मल पीएल हो जाएगा। तो पीएल बराबर, चलिए इसमें मोड लगा देता हूँ, यहाँ पे मोड लगा दीजिए, तो डी माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर इनटू एन वेक्टर। तो एन वेक्टर अंदर में है, वेक्टर में मोड लग गया तो वेक्टर खत्म हो जाएगा। तो यही मेरा निकला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यही निकला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है हमारा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी वाला ये डी है माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर देखो यहाँ पे ध्यान से, अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर ये वाला, चलो तो डी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर इनटू एन वेक्टर। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा पीएल, ये डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म इससे भी आसान है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म इससे भी आसान है। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, चलिए देखिएगा कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे कि एक पॉइंट का एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट। अब यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म का बात हो रहा है तो कार्टेशियन में डालेंगे पॉइंट। तो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे x1, y1, z1 फ्रॉम ए प्लेन। अब प्लेन का भी इक्वेशन कार्टेशियन में डाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टेशियन में डाल लेते हैं, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैं लिख दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए देखिए, तो आप लोग को यहाँ पे ये प्लेन का इक्वेशन है और ये आपको पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है।
तो क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये हो गया आपका प्लेन। प्लेन का ये दिया रहेगा, ठीक है, ये दिया रहेगा, प्लेन का इक्वेशन आपको दिया रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे एक चीज दी है, ये आपका 90 डिग्री। चलिए बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, सॉरी ये पॉइंट है आपका x1, y1, z1। अब ये निकालना है। चलो इस पॉइंट को क्या नाम दूं, वही सेम ले लूं, चलो कोई बात नहीं है, P और ये L। अब यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मानेंगे। चलिए तो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी L दे दिए, ये P है, ये इक्वेशन तो दिया आपको। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन कितना है देखो तो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, ए बी सी होगा। इसका मतलब इसका भी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होगा। ध्यान से देखो तो, इसका भी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो जाएगा। अब बताइए, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, उसका डायरेक्शन रेशियो पता है, तो उसका इक्वेशन निकल जाएगा। चलो ठीक है, तो यहां से देखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन PL। ठीक है, स्ट्रेट लाइन PL, चलो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो हो जाएगा आपका, इसका भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। इसको मान लेता है इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, x2 है, y2 है, z2 है, ये पॉइंट मान लिया गया है। ये पॉइंट देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पॉइंट मान लिया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L बराबर x2, y2, z2। ठीक है, x2, y2, z2 ये मान लिया गया है। चलिए मान लिए, तो जाहिर सी बात है, एक चीज बता देता हूं आपको, ये चीज मैं बाद में करूंगा, लेकिन बता दो कि ये जो पॉइंट है, माने जो है वो प्लेन पे भी है और संजोग से आपका लाइन पे भी है, यानी दोनों को पहचानता है। तो दोनों को पहचानता है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं वो करूंगा, पहले मैं लाइन का एक जनरल पॉइंट निकाल लूं। ठीक है, जनरल पॉइंट कि एक ऐसा के वैल्यू पे, ठीक है, वो यहां पे आ जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां से फॉर जनरल पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन PL। ठीक है, फॉर जनरल पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन PL क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन इसका, तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू के। ये मान लिया गया है, क्योंकि जनरल पॉइंट ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो जनरल पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे। अब इसको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो नाउ इक्वेट करो, ध्यान से देखो, तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू के होगा ना, इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो के, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस x1 इक्वल टू ए के, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर x1 प्लस ए के, होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसको इक्वेट कर दे, ये वाला और ये वाला को, तो y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू के, यहाँ पे इसको भेज दीजिए, तो y माइनस y1 इक्वल टू बी के, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू y1, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में b के, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, z माइनस z1 बाई सी, तो यहाँ जाएगा z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ पे भेज दीजिए इसको, z माइनस z1 इक्वल टू सी के, तो यहाँ से हो जाएगा z इक्वल टू z1 प्लस सी के, ये आपका हो जाएगा यहाँ से z। चलिए, तो आपको यहाँ से पॉइंट सब मिल गया है। ठीक है, x y z। अब ये जनरल पॉइंट है,
तो बताइए के एक वैल्यू पे के का एक स्पेशल वैल्यू होगा जिस पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पहले देखो जनरल पॉइंट है यानी ये लाइन पे होगा तो यहाँ पे होगा के का कुछ वैल्यू होगा, 1 लेंगे तो के का 2 लेंगे तो यहाँ पे होगा, के का 3 लेंगे तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 कुछ ऐसा वैल्यू तो होगा जिसपे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि जब ये प्लेन पे भी हो और लाइन पे भी हो। ठीक है, दोनों का पहचान है जिस समय। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ के, ठीक है, पॉइंट लाइज ऑन, देखो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक, वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x y z के जगह पे आ जाएगा आपका x2 y2 z2। ठीक है, के पॉइंट लाइज ऑन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन PL। ठीक है, दोनों पे आ जाएगा, प्लेन पे भी आ जाएगा और स्ट्रेट लाइन PL पे भी आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, अब ये देखो यही पॉइंट में माना गया उसमें सेटिस्फाई कर दे। यहाँ हो जाएगा आपका x2 इक्वल टू x बराबर क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x1 प्लस ak। ठीक है, यहाँ पे देखिए y2 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू y1, यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस bk और z2 इक्वल टू ये z आ जाएगा ना, तो z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा z1 प्लस ck। अब ये पॉइंट, चूंकि ये पॉइंट जो है आपका प्लेन पे भी लाई करता है और आपका स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करता है। ठीक है, तो यहां से तो हमको ये निकल गया, एक वैल्यू होगा ना के का जिस पे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कर दिए, सिंपल सी बात है, पहले जनरल पॉइंट निकाले फिर ये कर दिए। तो अब ये क्या करता है नाउ, ये तो जो देखा जाए तो x2 y2 और z2, ठीक है, x2 y2 और z2 ये लाई करता है कहां पे, प्लेन पे भी, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो 1 इंप्लाइज कर दे, यहां से हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। 1 इंप्लाइज करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव होकर आ जाएगा। अब ये लाई करता है x2 y2 z2 प्लेन पे भी लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0। अब बताइए x2 का वैल्यू अगर मैं इस फॉर्म में डाल दूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्म, y2 का वैल्यू ये फॉर्म और z2 का वैल्यू ये फॉर्म, ठीक है, इसमें डाल दे, तो a इंटू x1 प्लस ak प्लस b इंटू y2 बराबर कितना है, तो y1 प्लस bk प्लस c इंटू z2 बराबर कितना है, तो z1 प्लस ck प्लस d इक्वल टू 0। हो गया। अब बाकी तो सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा काम। तो ax1 प्लस यहाँ पे a स्क्वायर के प्लस by1 प्लस b स्क्वायर के प्लस cz1 प्लस c स्क्वायर के प्लस d इक्वल टू 0 ऐसा करते हैं ax1 by1 cz1 और d को एक तरफ कर ले। ठीक है, इसको और इसको मतलब एक साथ कर देते हैं एक तरफ, यानी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ये एक साथ कर दिए। बस क्या कौन, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर के, देखो a स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर के प्लस c स्क्वायर के इक्वल टू 0। चलो इसको भी एक साथ कर देते हैं। चलिए मुझे k का वैल्यू निकालना है एक्चुअली यहाँ से, तो k इसको कॉमन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो ये अभी पूरा का पूरा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे k कॉमन कर ले इसमें से और इसको उधर भेज देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ये हो जाएगा। अब बताइए k का वैल्यू निकालना, तो ये इंटू में इधर दे देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k बराबर हो जाएगा आपका a माइनस ax1 प्लस, चलो यहाँ पे नहीं निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका k इक्वल टू, देखो ध्यान से ये डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, पुट इन
इसमें पुट करेंगे तो निकल जाएगा, बताइए आपको x2 y2 z2 निकालना है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा। अब ऐसे करते हैं ना, पुट यहाँ पे नहीं करते हैं, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला में करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको k का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, इधर का मिटा दो थोड़ा सा। चलिए बात कर ले, चलिए यहां से काम आएगा इसलिए मैं छोड़ दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करें यहां से, देखो ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, इसका कोऑर्डिनेट भी पता है, तो कोऑर्डिनेट जब पता रहता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बताओ पीएल, डिस्टेंस पीएल यानी डिस्टेंस पीएल बराबर क्या होगा, रूट अंडर, डिस्टेंस पीएल बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, ये नहीं करेंगे, x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए देखो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, चलो देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चलिए देखो, अगर मैं यहाँ से डाल दूँ x1 को इधर भेज दूँ तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, a के हो जाएगा, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, b के हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू यहाँ से डाल दूँ, चलो देखो, तो यहाँ से जाएगा आपका a के का स्क्वायर प्लस b के का स्क्वायर प्लस c के का स्क्वायर। चलिए रूट अंडर, यहाँ पे देखो ध्यान से, रूट अंडर a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर सब में कॉमन करके बाहर निकाल दो, तो के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो रूट अंडर क्या बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बचेगा, क्योंकि के स्क्वायर तो कॉमन हो गया। अब के का वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता है, तो के का वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दो। ठीक है, तो के का वैल्यू डालो, कितना हो जाएगा, माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d। ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर, सॉरी रूट नहीं है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। और बताइए ये तो k का वैल्यू हो गया ना, ये तो बचा हुआ है, तो रूट अंडर यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इससे काटेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया बराबर माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यह है ना। अब डिस्टेंस चूंकि क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या करें, मोड लगा दे, तो मोड लगाने के लिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो होगा pl, यानी pl बराबर जो आएगा डिस्टेंस वो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपका आ गया डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से याद करा दो, याद करा दो, यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर का काम हो गया है, वो तो आ गया, ध्यान से देखिए, चलिए देखिए, ये जो है PL, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ, x1 y1 z1 इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए, डिस्टेंस निकालना हो तो PL बराबर, चलो देखो इसमें सेटिस्फाई करना जीरो छोड़ के, तो x1 y1 z1 ये दिया हुआ है, इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका जो कोफिशिएंट है x y z का कोफिशिएंट, ठीक है, उसका स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ध्यान से देखो तो वही है, देखो ध्यान से वही है, तो क्या करते हैं, बस इसको सेटिस्फाई कर देते हैं और इसका x y z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ आ रहा? चलिए ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
तो हम लोग अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर के बारे में। जैसे प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन में एंगल बनेगा। अगर दो प्लेन को ऐसे करके रख दिया जाए तो एंगल बनेगा ना, तो एंगल का बाइसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन ले लिए, ठीक है, ऐसे करके एक प्लेन लिया हुआ, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है, ये प्लेन हो गया, दो प्लेन है, इसके बीच में एंगल होगा ना, एंगल को बाइसेक्ट जो करेगा ये बाइसेक्टर हो गया। तो बाइसेक्टर का, ये बाइसेक्टर का हम लोग को इक्वेशन निकालना है, बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे, चलते हैं आगे की ओर। चलो तो अपने कवर कस लीजिए। इक्वेशन ऑफ, हेडिंग है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे बहुत मजेदार है। आपका कार्टेशियन फॉर्म में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, उसी से रिलेट करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्लेन लेते हैं, उसका बाइसेक्टर, उसका इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब अगर बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ, अब बाइसेक्ट किसको करेगा, एंगल को करेगा ना, दो प्लेन के बीच में एंगल होगा, ये प्लेन होगा, ये हाथ मेरा एक प्लेन, ये हाथ मेरा एक प्लेन, ठीक है, इसके बीच में एंगल बन रहा, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा ऐसे करके, ठीक है, सुना रहा। चलिए ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, दूसरा प्लेन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो प्लेन है, उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेन है, उसके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। चलिए देखिए, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं, चलिए ये हुआ, ये दोनों के बीच में एंगल होगा, ऐसे होगा, अब मैं नहीं दिखा पाऊंगा तो ऐसे करके, तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्टर हुआ, ये क्या हुआ, बाइसेक्टर हुआ। तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो इसका, अब एंगल क्या होता है, एब्ट्यूस भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, सारा कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए ये प्लेन 1 हो गया और ये प्लेन 2 हो गया, ठीक है, प्लेन 1 प्लेन 2, और इसके बीच में एंगल है कुछ ना कुछ, ठीक है, बस समझाने के लिए है। तो ये एंगल हो गया, तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्टर हो गया, तो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से वो फॉर्मूला से रिलेटेड के चलेंगे ना, कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन कार्टेशियन फॉर्म वाला, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म वाला। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है, देखिए ध्यान से, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, चलिए x का कोफिशिएंट क्या है, a1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट b1 स्क्वायर, z का कोफिशिएंट c1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस, ठीक है, a2x प्लस b2, ये वाला देखो, ये प्लेन b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब आपको यहाँ पे प्लस माइनस क्यों दिया गया उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। यहाँ पे अभी तो एक्यूट एंगल भी आ सकता है, एब्ट्यूस एंगल भी आ सकता है, ठीक है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म लिख दिया गया। अब केस बताता हूँ कि अगर एक्यूट एंगल रहेगा और उसके साथ एक कंडीशन भी देखना पड़ता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये निकाल के देखना पड़ता है पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट कर दे क्या, थोड़ा सा नजदीक आने दो। केस 1 में अगर हम बात करते हैं, केस 1 समझिएगा ध्यान से, केस 1 में अगर बात करूं, अगर एक जो ये एंगल जो बन रहा है दोनों के बीच में, वो एक्यूट एंगल है, ठीक है, क्या है, एक्यूट। देखते हो छोटा सा अगर मतलब बच्चा रहता है तो बड़ा क्यूट होता है, तो छोटा एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा एक्यूट यानी क्यूट, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब जब बड़ा हो जाता है ना तो खूब ठूसता है, अब ठूस, ठीक है, समझा ना, एक्चुअली ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो चलिए यहाँ पे हम कंडीशन, पहला कंडीशन जो है वो ये है कि a1 a2 प्लस
B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये लेस देन हो, ठीक है, ये अगर लेस देन 0 हो, सबसे पहली बात, एंड एक चीज और, एंगल जो हो वो क्या हो, एब्ट्यूस एंगल हो, ठीक है, एंड एंगल जो हो वो क्या हो, एब्ट्यूस एंगल हो, ठीक है, सॉरी एब्ट्यूस नहीं है, एक्यूट एंगल हो, ठीक है, समझ में रहा, एक्यूट। अब समझिए एक्यूट किसको बोले थे, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा मतलब कम, छोटा मतलब कम, ठीक है, तो याद रखने के लिए बोल रहा हूं बस, छोटा मतलब कम, यहाँ पे एक्यूट, ये माइनस हो जाएगा, और देखो ये भी 0 से छोटा है यानी माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वाला लेंगे, बस याद करने के लिए, ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इस पे गौर करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए बताइए, ये वाला प्लस में लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस एक्यूट छोटा कम माइनस, देखो ये भी छोटा कम माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, तो यहाँ पे प्लस वाला लेंगे, ठीक है, यहाँ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये प्लस वाला लिए हैं क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके डन। अब आपको जाहिर से ये सब समझ में आ रहा है, ये प्लेन 1 का इक्वेशन है, ठीक है, और यहीं से लिया गया ये, ठीक है। अब चलिए कंडीशन दूसरा देते हैं, केस 2 में अगर मान लीजिए केस 1 का ए रखने दो इसको और केस 2 का बी, चलिए सॉरी केस 1 का बी बात कर लेते हैं। अगर ये आपका बड़ा हो जाए और ये बेचारा छोटा ही रहे, क्यूट सा रहे, ठीक है, तो क्या होगा, तो इफ a1, ठीक, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, ये छोटा था यानी माइनस था, अब ये हो गया, और एंगल वही है, एंगल देखिए, एंगल जो है वो आपका एक्यूट एंगल ही है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, तो एक्यूट एंगल ही है, समझिएगा, तो एक्यूट मतलब छोटा, छोटा मतलब माइनस समझ सकते हैं, ये सब बस याद करने के लिए है, लेकिन ये हो गया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, तो ये है आपका प्लस। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस वाला लेंगे, ठीक है, देखो प्लस माइनस में दिया था ना जनरल वाला, तो आपका इक्वेशन जो हो जाएगा बाइसेक्टर का, देखो ये जो है ये इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर है, कंफ्यूजन ना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर, ये जो एंगल है एक्यूट एंगल इसका, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर है। चलिए यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बराबर, माइनस में होगा ना, चलो ठीक है, तो माइनस में लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, लेकिन कंडीशन देख लो यहाँ पे, ये दूसरा है, ठीक है, तो प्लस याद रखना बड़ा आसान है, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर होगा, एंगल का बाइसेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग केस 2 देखेंगे, तो आपको ये मिटाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, ये मिटा दे, चलो सेम आएगा, देखो बताता हूँ, कंडीशन अब बदल दे, देखो ये सिर्फ बदले थे, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ फिर से, केस 2 में आ जाए, केस 2 में आ जाए, ठीक है, केस 2 में देखो दोनों जगह पे एक्यूट एंगल था, एक्यूट एंगल के कर रहे थे, अब यहाँ पे मान लीजिए ये लेस देन है और एंगल जो हो गया वो ऑब्टूस एंगल हो गया, यानी ऑब्टूस एंगल हो गया, ठीक है, वो बड़ा हो गया ऑब्टूस से। चलिए देखें, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्टूस एंगल, ये ऑब्टूस एंगल है, ये जो है अब बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो प्लस, समझिएगा ध्यान से, बड़ा हो गया तो प्लस,
और ये तो छोटा ही है तो माइनस, ठीक है। तो प्लस इंटू, देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके डन। चलो दूसरा केस, केस 2 का ही ए हो गया, ये बी देखते हैं, ठीक है। इफ ये देखो यहाँ पे ये लिए थे ना, अब ये बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग किसका देख रहे हैं अभी, एक्यूट एंगल का देख रहा है। एक्यूट एंगल को यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से आप लोग को क्या करते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल यानी ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस हो गया। अभी देखो ये भी बड़ा है तो प्लस दिया हुआ है, तो प्लस इंटू प्लस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा ना, तो प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, तो प्लस हो गया। समझ में आया? तो आपका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्लियर हो गया। आई थिंक पूरा डाउट क्लियर हो गया, याद ही हो गया होगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे ए फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में, ठीक है, ए फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में कि इसका इक्वेशन क्या होता है। बहुत आसान है, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, मिटा दे हम। अब थोड़ा सा ठंडा का मौसम आने लगा ना, तो बोर्ड से जल्दी इरेज भी नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं आगे। तो अब हम लोग बात करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स के इक्वेशन के बारे में, ठीक है। चलो यहाँ पे हेडिंग डालें कि ये फैमिली ऑफ प्लेन, ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, समझ में आ गया। चलो देखो फैमिली ऑफ प्लेन्स है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो पहले देखो दो प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन किसको बोलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ प्लेन, यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ प्लेन्स which passes through the intersection lines of planes। यहाँ देखो एक प्लेन लेता हूँ, यहाँ पे दो प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक प्लेन हो गया आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा प्लेन जो है, ठीक है, ये प्लेन 1 हो गया, ओके डन। एंड दूसरा प्लेन जो है वो है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा प्लेन है, ठीक है। तो एक प्लेन है आपका ये वाला और दूसरा प्लेन है ये वाला, ठीक है। तो चलो इसको मैं अगर बोलूं, ये प्लेन 1, ठीक है, और ये प्लेन 2, ये प्लेन 2, प्लेन 1 और प्लेन 2। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन होगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस के P2 इक्वल टू 0, ये होता है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। P1 यानी प्लेन 1 प्लस के P2, और यहाँ पे 0 को नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 0 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए और मैं आपको बता भी दूँ, या यहाँ पे P1 हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस के इंटू देखो P2 देखो यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0।
ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। चलिए तो हम आगे अब बात करेंगे प्लेन के जो एंगल होता है ना, मान लीजिए प्लेन है, उसका एंगल है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में। तो एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन्स यानी टू प्लेन के बीच में एंगल निकालेंगे। दो प्लेन के बीच में, हड्डी में कबाब, हड्डी में कबाब होता है, कबाब में हड्डी होता है। चलो तो आगे हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यहाँ पे दो प्लेन रहेगा, उसके बीच में एंगल क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बोल दूं कि ये एक प्लेन है ऐसे, और यहाँ पे एक प्लेन है ऐसे, ठीक है, तो इसके बीच में एंगल होगा। चलो इस पे ना 90 डिग्री एक खींच लेते हैं, ऐसे 90 डिग्री खींच लिए, एक नॉर्मल है, तो इसका मान लीजिए प्लेन 1 है, प्लेन 1, इसका नॉर्मल n1 ले लेते हैं, ठीक है, और इस पे एक नॉर्मल खींचेंगे ऐसे, तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n2 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका n1 वेक्टर। देखो ध्यान से, क्योंकि ये P2 है, प्लेन 2 है, ठीक है, ये क्या है, प्लेन 2 है, ये प्लेन 1 है, तो प्लेन 1 पे है तो n1 वेक्टर, और प्लेन 2 पे है तो n2 वेक्टर, ये नॉर्मल है, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। चलिए तो अगर मैं इसको इक्वेशन, इसका इक्वेशन तो लेना पड़ेगा ना, ये दिया रहता है, ठीक है, दिया रहेगा, आपको एंगल निकालना रहेगा। तो मान लीजिए इसका इक्वेशन है प्लेन का कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर, तो कौन सा n होगा, n1 वेक्टर, बराबर यहाँ पे मान लेते हैं d1, क्या मान लेते हैं, d1, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इस प्लेन का इक्वेशन देख लेते हैं, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन है आपका, इस प्लेन का इक्वेशन ये हो गया, और इस प्लेन का इक्वेशन ये हो गया, ये दिया रहता है। तो आपको बोलेगा कि इसके बीच में एंगल, तो बताओ जिसका जो बीच में एंगल होगा ना, वही एंगल इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। प्लेन के देखो, प्लेन का जो नॉर्मल होता है ना, तो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल इसके बीच में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे है ना, तो ये 90 डिग्री पोजीशन से रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये थीटा हमको निकालना है, तो यहाँ से निकाले तो काम बनेगा। अब बताओ ये क्या है, n1 वेक्टर है, n2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, और बीच में एंगल है, तो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच में निकालना है। चलो जो भी वहाँ पे माना गया है उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, ठीक है, पहला प्लेन को मान लेते हैं r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, ये इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। दूसरा प्लेन है आपका, ठीक है, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, ये आपका दूसरा प्लेन। तो देखो प्लेन 1 P1, तो ये P1 के केस में देखें, P1 के केस में देखें, और ये P2, ये P2 के केस में देखें। तो प्लेन 1 दिया हुआ, प्लेन 2 दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है इसका नॉर्मल होगा n1, इसका नॉर्मल होगा n2, ठीक है, नॉर्मल होगा n1 और नॉर्मल होगा n2। एंगल बिटवीन, सुनिएगा ध्यान से, नाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो उसके नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल लीजिए, ठीक है, उसके नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको वेक्टर दिया हुआ है, तो एंगल निकालने के लिए सबसे सस्ता सुविधा, ठीक है, जो अपने बजट में भी आ जाता है, वो क्या है, cos थीटा वाला, यानी डॉट फार्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका
n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ n1 वेक्टर मोड ऑफ n2 वेक्टर कॉस थीटा। अब देखो ये थीटा जो होता है ना n1 और n2 के बीच का होता है, तो ये थीटा वहाँ पे भी n1 n2 के बीच में, देखो n1 और n2 के बीच में क्या मान लिए, थीटा मान लिए, तो ये थीटा है। अब cos थीटा निकालना है, इसको पलट के लिख दीजिए, तो cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मोड ऑफ n2 वेक्टर। ठीक है, मोड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मोड ऑफ n2 वेक्टर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है n1 वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड है n2 वेक्टर का। ओके डन। तो यही होता है आपका एंगल। ठीक है, यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे तो निकल जाएगा ना, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, तो दो प्लेन्स के बीच में ये एंगल हो गया, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी दो प्लेन के बीच में एंगल हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं स्फीयर के बारे में। यहाँ पे स्फीयर के बारे में तो सबको पता होगा, फुटबॉल जैसा शेप होता है। ठीक है, और सर्किल के बारे में तो जानते होंगे सब। ठीक है, वो बाली होता ना, कान का बाली होता ना, चूड़ी भी बोल सकते हो, या मान लीजिए कोई रिंग ऐसा। ठीक है, रिंग तो सबको याद होगा। अच्छा चलो स्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्फीयर, इसका डिफिनीशन क्या दे सकते हैं। The sphere is the locus of a point. A sphere is a locus of a point in a space. क्योंकि स्पेस में नहीं बोलेंगे तो सर्किल का हो जाएगा फिर। The sphere is the locus of a point in a space which move सच दैट, इस प्रकार से ये मूव करता है। ठीक है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखिए जहाँ जैसे ये हो गया एक सर्किल। ठीक है, सर्किल सॉरी नहीं, स्फीयर, फुटबॉल जैसा। अब ये स्पेस में कहीं पे भी, ठीक है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये जो पॉइंट है ना, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, ओरिजिन हो गया, और यहाँ से ये मान लीजिए ये पॉइंट, ये मूव करेगा हर जगह। तो ये सिर्फ इधर ही मूव नहीं करेगा, ऐसे भी मूव करेगा, अंदर से भी मूव करेगा। ठीक है, सुना ना। तो ये जो है, तो ये क्या बोला, ये जो पॉइंट है ये वेरिएबल पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। और जिस फिक्स पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र किए हैं, फिक्स्ड पॉइंट, देखो यहाँ पे बोला गया ना फिक्स्ड पॉइंट, ये है वो फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आ रहा है। तो इसी फिक्स पॉइंट से अगर कहीं पे भी मूव करेगा ये स्फीयर स्पेस में, तो उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से मेजर करने पे ए आया, यहाँ पे मेजर किया तो ए आएगा, ए ऐसे करके मूव करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्फीयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्फीयर। और ये इन स्पेस क्यों लिखे, अगर स्पेस ना लिखते तो इसका डेफिनेशन हो जाता सर्किल का। ठीक है, चलिए तो आप लोग को क्लियर हो गया कि स्फीयर किसको कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको स्फीयर क्या होता है। सो चले आगे, चलिए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक में इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is at origin। ठीक है, origin मतलब जीरो पे, ये तो सबको पता है। center is at origin and radius equal to a। रेडियस जो है ना वो किसको मान लिए, ए को मान लीजिए, रेडियस जो है वो ए को मान लिए। ठीक है, और सेंटर कहाँ पे है, तो सेंटर ओरिजिन पे है, ऐसे। चलो तो डायग्राम ड्रॉ कर ले। डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये ओरिजिन यानी जीरो हो गया, और यहाँ से यहाँ ये वेरिएबल पॉइंट है। तो वेरिएबल पॉइंट को हम लोग कुछ लेते हैं ना, तो वेरिएबल पॉइंट को यहाँ पे ऐसा करते हैं, पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर वेक्टर। इसका ओरिजिन ओ है, यहाँ पे जीरो वेक्टर ले सकते हैं,
ठीक है। चलिए, तो ये जीरो वेक्टर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि इसी को रेडियस बोलते हैं, याद है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका सेंटर हो गया, और यहाँ से देख लीजिए ए जो है वो आपका रेडियस हो गया, ये जो है वो कहाँ क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाले तो कैसे निकालेंगे, ये देखो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दोनों बीच में। तो यहाँ पे देखो इसका इक्वेशन निकालने की बात करते हैं, हियर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चलो इसका नाम ले लेते हैं कुछ ना कुछ, पी, ठीक है। चलो देखो ओपी बराबर क्या है दिया हुआ, ए दिया हुआ है, ओपी बराबर ओपी, ये डिस्टेंस है ना, ओपी बराबर क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अगर मैं वेक्टर निकालूं और उस पर मैग्नीट्यूड लगा दूं तो क्या डिस्टेंस नहीं होगा, तो वेक्टर निकाल के और मैग्नीट्यूड लगा देता हूं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, तो ओपी यहाँ से क्या कर ले, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर पर मोड लगा दिए, बात उतना ही हुआ। अब जीरो वेक्टर यहाँ पे हटा सकते हैं क्योंकि जीरो है, जीरो वेक्टर यहाँ से हटा दीजिए, तो ये हट गया। तो आर वेक्टर का मोड बराबर ए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसको चाहिए तो आर का आप वैल्यू तो भली बात ही जानते हैं, तो आर का जो वैल्यू होता है देखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से कि r का जो वैल्यू होता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहे, इन कार्टेशियन फॉर्म देखिएगा ध्यान से, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग देखेंगे इसको, तो यहाँ से मोड ऑफ r यानी मैग्नीट्यूड है a, अब इसका वैल्यू डाल दो तो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर a। अब मैग्नीट्यूड निकालना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का, ठीक है। तो क्या करें, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए। अब ये रूट उधर भेज दो, ठीक है, रूट अगर चाहो तो आप स्क्वायर कर दो, इस पे दोनों पे स्क्वायर, ये और ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर कार्टेशियन फॉर्म में आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ओरिजिन जो है वो जीरो है, ओरिजिन जो है, सॉरी ओरिजिन बोल रहा हूँ, सेंटर जो है वो क्या है, जीरो है, यानी ओरिजिन पे है, तो ऐसा आएगा। आपको याद होगा सर्किल का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन कैसा आता था, याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जब सेंटर ओरिजिन पे होता था। बस ये स्पेस में आ गया है तो जेड स्क्वायर बढ़ गया, सिंपल सी बात है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके डन। तो चले हम लोग नेक्स्ट, जब सेंटर किसी एक पॉइंट पे होगा, ओरिजिन पे नहीं होगा, ठीक है, जब सेंटर किसी पॉइंट पे होगा, ओरिजिन पे नहीं होगा, तब क्या होगा, चलिए बात करते हैं आगे। समझिएगा यहां पे ध्यान से, इक्वेशन ऑफ स्फीयर दो में कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is at C position vector and radius equal to a, रेडियस जो है वो क्या मान लिए, a मान लिए, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका, चलो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंटर जो आ गया वो कहाँ पे आ गया, तो सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, बट इसमें क्या करें, चलो वो ले लेता हूँ, पॉइंट है, और इसका पोजीशन वेक्टर है सी। यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट खींच लिए, ये तो वेरिएबल होता है ना, याद है कुछ, ये वेरिएबल होता है तो वेरिएबल लेंगे इसको। चलो यहाँ पे पी ले लेता हूँ,
और इसका पोजीशन वेक्टर आर होता है, जग जाहिर है, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ, रेडियस कितना बोले हुआ है, रेडियस बोले हुआ है ए। तो यहाँ से देख लीजिए सी वेक्टर जो है यानी पोजीशन वेक्टर वो सेंटर है, और आपका ए जो है वो क्या है, रेडियस है। ये जो है वो क्या है, रेडियस है। समझ में आ गया। चलिए तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ओपी, ओपी बराबर क्या है, ए है। ओपी बराबर ए। चलिए देखिए ध्यान से, ये बहुत आसान है। ओपी बराबर ए, तो ओपी को मतलब ओपी क्या है, एक डिस्टेंस है। तो मान लीजिए हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके उसका मोड लगा दे तो क्या डिस्टेंस निकलेगा ना, मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर पे मोड लगा दिए तो आ गया कितना, ए आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए ये अगर देखा जाए तो आपका वेक्टर फॉर्म है, बट इसको थोड़ा सा ना थोड़ा आगे मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। चलो इसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर करें बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, देखो बराबर के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करें, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहते हैं एक कहानी है, ठीक है बताता हूँ। एक इंसान था, बड़ा सुखी था बेचारा, सब कुछ चल रहा था अच्छा से। हाँ, एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसको थोड़ा दुख आ गया, जो भी है बहुत सारा दुख हो गया। तो भगवान को कोसने लगा, भगवान ये क्या कर दिया, मेरे को इतना दुख है, तकलीफ है, जो भी है। भगवान बोले अरे तू अकेले थोड़ी है दुख तकलीफ में, बाहर निकल के देख, तेरे जैसे बहुत है। अब बाहर निकल के देखा, वो सच में बहुत था। चल तब ठीक है, मतलब समझ में आ रहा, तब ठीक है। तो दोनों तरफ कर दो तो कोई तकलीफ नहीं है, एक तरफ करोगे तो तकलीफ होगा। ठीक है, तो लिख दे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये बैठा सकते हैं इसको। क्या जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ पे तो भाई स्क्वायर नहीं चल रहा, ये वेक्टर में रह जाएगा, प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखो जब स्क्वायर हो जाता है ना तो वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, इसको लेके इधर आ जाओ, तो आर वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब ये दोनों को मैं के मान लेता हूँ, यहाँ पे ये दोनों को क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। तो आर वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस के इक्वल टू 0। ये आपका आ गया जनरल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, जनरल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और ये जनरल इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा, इस कौन सा फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। इक्वेशन यहाँ से मिल गया हम लोग को, तो सेंटर पता चलना चाहिए। सेंटर में हमेशा याद रखिएगा कि -2r, ठीक है, माइनस वाला का -2r का कोफिशिएंट जो होता है ना वही सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर वो हो जाएगा आपका सी वेक्टर, यानी कोफिशिएंट ऑफ -2r वेक्टर। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग यहाँ पे रेडियस का। रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है, रेडियस ये सब क्वेश्चन आता है, निकालना पड़ता है, ध्यान रखना। तो रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस बराबर रूट अंडर, ठीक है, रेडियस बराबर रूट अंडर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सी स्क्वायर यानी सी वेक्टर का स्क्वायर ऐसे करके माइनस के, कोई तकलीफ होगा। देखो यहाँ पे सी स्क्वायर है और यहाँ पे के का वैल्यू कितना, ये डालोगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ए स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, खत्म, तो ए आएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। देखो बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मोड ऑफ सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर का, देखो के बराबर कितना, के बराबर कितना, ये है ना, यहाँ पे देखो सी स्क्वायर ब्रैकेट में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, ये आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा। तो ये आपका रेडियस हो गया यहाँ पे, क्योंकि रेडियस तो यही माने है ना, रेडियस निकालना आसान हो गया, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो ये तो डेरिवेशन था, आप उसको डेरिवेशन के रूप में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका सेंटर है। तो ध्यान रखिएगा कि वेक्टर फॉर्म में जब आए, तो इस तरह से लिख लीजिएगा, और -2r का कोफिशिएंट ही सेंटर होता है। ठीक है, चलिए
अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में देखूंगा, ठीक है, मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में देखूंगा, ठीक है, दिखा दो। चलिए देखिए, इन कार्टेशियन फॉर्म यही सेम चीज को, ठीक है, सेम कंडीशन, जो जिसका सेंटर एक पॉइंट होगा खासकर, ओरिजिन नहीं होगा, और एक रेडियस दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा कार्टेशियन फॉर्म में, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन कार्टेशियन फॉर्म समझिएगा ध्यान से कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकलेगा। तो इसका मैं लिख लूँ पहले, चलो ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ a sphere whose center is at x1 comma y1 comma z1 and radius is equal to a। चलिए यहाँ पे a मान लिया गया। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे फिगर में दिख जाएगा, ठीक है, कि रेडियस क्या माना हुआ है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं इसको डायग्राम वाइज बता दूं। ये एक डायग्राम ले लूँ, हमेशा डायग्राम ले लेना, जरूरत रहे ना रहे, क्योंकि देखो शुरुआत में जब प्रैक्टिस करने टाइम होता है ना, तो आपको ये सब करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बाद में जब आ जाए तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका सेंटर जो है वो सेंटर मान लीजिए O पॉइंट का, इस पॉइंट का क्या नाम दूं, तो O दे दिया नाम, और इसका जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो है आपका x1, y1, z1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लिया जो कि रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस ले लिया a, यहाँ चलो इसको P पॉइंट ले लिया। अब ये तो हम लोग खुद से मानते हैं ना एक पॉइंट, तो जो खुद से मानते हैं उसको x y z ले लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे मैं इससे ड्राइव करके लेके चलूंगा, ठीक है, यहाँ पे इससे ड्राइव करके लेके चलूंगा। ये नहीं कि दिया हुआ, ये मैं खुद से लिख दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, उसी से ड्राइव करके आगे हम लोग फिर बताएंगे सब कुछ क्या होता है नहीं होता उसमें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो नाउ हियर लेट सी वेक्टर इक्वल टू, देखो इसको मैं सी वेक्टर मान लिया, ठीक है, सी सेंटर पे है तो सी वेक्टर मान लिया। ये पोजीशन वेक्टर है, ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर यूज किया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो जाएगा, ठीक है। और r वेक्टर तो आपको जग जाहिर है, ऐसे भी पता होता है हम लोग को, तो r वेक्टर आपको पता है, तो r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, r वेक्टर बराबर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ऐसे भी पता रहता है, ठीक है, समझ। तो आपको सी वेक्टर आर वेक्टर मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है इन वेक्टर फॉर्म, तो जो शुरुआत का लिखे थे याद है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब हम लोग को सेंटर कहीं पे दिया रहता है ओरिजिन को छोड़ के, ठीक है, सेंटर कहीं पे दिया रहता है, तो देखो ध्यान से, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ ना। एक्चुअली देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मोड लगा दिए तो डिस्टेंस हुआ, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है ना, तो ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू डाल दो और इसका वैल्यू डाल दो, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, तो x का सॉरी आर वेक्टर का हो जाएगा आपका x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ब्रैकेट में ले लूँ थोड़ा सा। c वेक्टर का क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, ये हो गया। ये मोड लगा दिए, मोड लग गया, बराबर ए। चलो यहाँ पे ना ये माइनस है ना, सब्ट्रैक्शन ये चिन्ह है, तो यहाँ पे जो भी करना है करते हैं, ठीक है। घटा दो x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, मोड बराबर ए, ठीक है, सुना गया। अब यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो मोड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड है। तो ये भी देखो, अगर इसको पूरा एक जगह ले ले, इसको पूरा एक जगह ले ले, पूरा एक जगह ले ले, ठीक है, तो क्या ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर है ना। तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग,
सिंपल सा, वो भी 90 डिग्री पे, देखो आई कैप जे कैप के कैप है, तो रूट अंडर यहाँ पे इसको कर दीजिए रूट अंडर, ठीक है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर बराबर a। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे अगर हम, तो स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ सेम दुख, बेचारे को कोई तकलीफ नहीं। तो देखो सॉरी ये नहीं, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बच गया x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखो याद रखने के लिए मैं बता दूं आपको ध्यान से, ये देखो डिस्टेंस फार्मूला जैसा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में क्या करेंगे, x1 माइनस x या x माइनस x1 कीजिएगा, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसा है कि नहीं है। चलो ये चीज आ गया, अब यहां से मैं इसको ड्राइव करता हूं थोड़ा सा जनरल इक्वेशन लाने के लिए, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गया, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। चलिए देखिए, तो यहां से इसको लेके चलूंगा मैं, अगर इसको तोड़ू तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। चलिए ठीक है, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू x1 प्लस, देखो x इंटू x1 हो जाएगा प्लस x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ y माइनस y1, इसको भी तोड़ेंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखो y माइनस y1 का होल स्क्वायर है, तो y स्क्वायर माइनस 2y इंटू y1 प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस यहाँ देखो ध्यान से z माइनस z1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस 2z1, सॉरी पहले z इंटू z1 प्लस z1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक तरफ कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक जगह हो गया। अब बताइए माइनस वाला को एक जगह कीजिए, तो माइनस वाला को एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला है एक माइनस में, ये है एक माइनस में, और यहाँ पे ये है एक माइनस में। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2x(x1) इंटू में है माइनस 2y(y1) माइनस 2z(z1) प्लस, अब चलो ये वाला जो भी बच गया उनको लिख दो। यहाँ से हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस a स्क्वायर बराबर 0। चलो अब सीधा हो जाएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो लिख देता हूँ फिर से कि सीधा हो जाए थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x(x1) माइनस 2y(y1) माइनस 2z(z1) प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं सो बताता हूँ। इसको एक, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस x1 को, ठीक है, माइनस x1 को g मान लेते हैं, ठीक है, इसको f मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं। तो यहाँ से माइनस x1 बराबर g हो जाएगा, यहाँ से माइनस y1 बराबर f हो जाएगा, और माइनस z1 बराबर h हो जाएगा। इसको कैसे लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस तो उसको मान लिया ना, यहाँ पे प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस, यहाँ पे ये पूरा को c मान लिया गया, तो यहाँ पे c हो गया बराबर 0। चलो इसको, ये जो आया है ना, यही आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ऑफ स्फीयर। यहाँ पे जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन किसका, स्फीयर का, ठीक है, किसका है, स्फीयर का। समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे किसको किसको क्या क्या लिया गया है, वेयर, समझो यहाँ पे जो g आया है वो माइनस x1 के जगह पे आया है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस x1 बराबर g, ठीक है।
यहाँ पे देखो ध्यान से, एफ जो है वो माइनस वाई वन पे आया है, तो माइनस वाई वन बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और माइनस जेड वन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी माइनस जेड वन बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एच है तो एच आया है, तो ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, समझिए। यहाँ पे ये जो दिया गया है, एक्चुअली देखा जाए तो x1 y1 z1 सेंटर है। यहाँ से अगर सेंटर निकालना पड़े हमको तो क्या करेंगे, x1 बराबर माइनस जी, ठीक है, y1 बराबर माइनस एफ एंड z1 बराबर माइनस एच। ये जो निकलेगा माइनस में वो सेंटर हो जाएगा, अगर सेंटर निकालना पड़े तो। सेंटर निकालना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर हम लोग निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे उसका मैं टेक्निक बता दूंगा, अभी फिलहाल सुनिए। तो ये चीज हो गया। अब याद रखने के लिए आप गर्लफ्रेंड है ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ऐसे क्या होता है ना, मिस्टेक हो जाता है हमेशा। ऐसे तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप जी ही ले, कुछ भी ले सकते हैं, बट एक रास्ता अपना के चलोगे ना तो आपको पता रहेगा कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे गड्ढा है, तो आप समझते हो। चलिए ठीक है, तो आपको पता चल गया, ऐसा नहीं कि अलग से नहीं हो सकता, हो सकता है। अब चलो हम लोग बात करते हैं, ये तो सेंटर के मामले में निकल जाएगा, तो सेंटर के बारे में बताएंगे। यहाँ पे जो सी आया उसके बारे में बता दूं। सी बराबर कौन है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझिए, यहाँ पे सी ये दिया हुआ है, ठीक है, सी ये दिया हुआ है, और आपका है माइनस x1 बराबर जी, माइनस y1 बराबर एफ, माइनस z1 बराबर एच, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको रेडियस और सेंटर निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सेंटर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जनरल इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इक्वल टू 0 प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस तरह से दिया रहता है, तो हम लोग को सेंटर निकालना कैसे होता है वो दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए वहां से हम बात करें इसका। चलिए एक बार ना पूरा एक जगह लिख के तब निकाल दूंगा। चलिए मैं वही जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ फिर से। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो सॉल्व करके लाया अभी तुरंत वही लिख रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन है स्फीयर का। अब बताइए यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, तो सेंटर अगर हम बात करते हैं सेंटर, तो यहाँ पे देखो अभी प्लस में दिया हुआ ना सब, तो माइनस टू एक्स का कोफिशिएंट जो लोगे, तो बताओ यहाँ पे प्लस है, माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस 2x इंटू माइनस जी कर देंगे तो हो जाएगा। तो माइनस 2x का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका सेंटर होगा। तो माइनस 2x का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस जी होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2y का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस एफ होगा, और माइनस 2z का कोफिशिएंट क्या होगा, तो माइनस एच होगा। ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है, हमेशा कोई भी फॉर्मेट में रहे इस तरह से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब रेडियस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, रेडियस देख लीजिए, रेडियस बराबर रूट अंडर, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस c। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा c बराबर क्या था। ठीक है, समझिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे समझिए इसको ध्यान से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालने के लिए दे देता है, जनरल फॉर्म दे देगा, बोलेगा सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए, इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस नहीं पता रहेगा तभी तो आगे सॉल्व कर पाओगे, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो c बराबर आपका दिया हुआ था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपको पता है ना कि a जो है वो रेडियस है। अगर इस वैल्यू में डालते हैं हम, ठीक है, वहां से देखो ड्राइव करना बता देता हूँ, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस c क्या डालना है, ये डालना है, तो ये पूरा भी प्लस में पूरा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर सब वन में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग है।
और देखो ये माइनस में है, इसके आगे माइनस लगेगा ना, माइनस लगेगा, कहाँ गया माइनस लगेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर। बताओ ध्यान से, x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर z1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर आया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, ये आ जाएगा। यही रेडियस आया कि नहीं आया, यही तो रेडियस माने थे कि नहीं माने थे, तो आप ये फॉर्मूला पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ है आपको तो पता ही है 2x, अब माइनस जी भी लोगे तो क्या है, स्क्वायर कर दोगे, क्या दिक्कत है भाई। देखो यहाँ पे 2g का कोफिशिएंट, ठीक है, सॉरी 2g का कोफिशिएंट नहीं, ऐसा करिए x1 के जगह पे g डाल दो, क्योंकि g पता रहता है ना आपको, और h, ठीक है, ये पता रहता है हम लोग को। 2x का कोफिशिएंट डाल दीजिए, 2y का कोफिशिएंट डाल दीजिए, और 2z का कोफिशिएंट डाल दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा, इस तरह से आ जाता है। आप इसी फॉर्म में आइएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। तो अभी तुरंत जो बताया था मैं, कैसे करके हो जाता है तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए तो आगे बात करते हैं 3 नंबर में। देखो ध्यान से, या तीसरा कंडीशन कि अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहे तो स्फीयर का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose end points of diameter be a vector and b vector। ठीक है, a vector and b vector है। ठीक है हमारा, चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं डायग्राम पहले बना लूं। देखो एक स्फीयर है, अब इसका डायमीटर खींच लो। डायमीटर वो होता है जो सेंटर से होकर गुजरता है, यहाँ पे होगा। तो चलो डायमीटर ये हो गया। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेता हूँ, बी वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए ये स्फीयर है, इस स्फीयर का आपको इक्वेशन निकालना है, कंडीशन गिवन है कि डायमीटर का, ठीक है, ये डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। अब एक बार बताओ ध्यान से कि डायमीटर जब रहता है तो डायमीटर कहीं पे भी, इस पॉइंट पे कहीं पे भी कितना एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलो मैं इस पॉइंट को, ये वेरिएबल पॉइंट, इस पॉइंट को आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर आर मान लेता हूं। चलो इसका थोड़ा पॉइंट का नाम दे दूं, पोजीशन वेक्टर। तो पी यहाँ पे हो जाएगा आपका आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इधर से ऐसे वेक्टर निकाल लूं और इधर से ऐसे वेक्टर निकाल लूं, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करा दूं तो आ जाएगा। चलिए देखिए हियर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वही स्फीयर है। खैर कोई बात नहीं, देखो यहाँ ध्यान से। तो क्या होता है कि पी ए वेक्टर, ठीक है, पी ए वेक्टर इक्वल टू पी ए वेक्टर, फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन आर वेक्टर हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन हो जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन आर वेक्टर। एंड अगला बात करते हैं पी बी वेक्टर इक्वल टू पी बी वेक्टर, फाइनल पोजीशन ये, तो बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर हो जाएगा। सिंस पी ए वेक्टर एंड पी बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यह एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आपको याद होगा ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ये थीटा कहाँ का, तो ये दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, ऐसे होता है ना।
तो अगर मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, तो cos 90 कितना, cos 90 कितना 0, ये हो गया 0। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां से पी ए वेक्टर डॉट पी बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पी ए वेक्टर और पी बी वेक्टर जो है, पी ए वेक्टर और पी बी वेक्टर जो है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। चलिए पी ए वेक्टर का वैल्यू डालें, यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट पी बी वेक्टर का, पी बी वेक्टर बराबर क्या है, तो बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया स्फीयर का इक्वेशन, जब आपको डायमीटर का एंड पॉइंट्स पता हो। तो यहाँ देखो ध्यान से, डायमीटर का एंड पॉइंट्स है, डायमीटर का एंड पॉइंट्स है, तो स्फीयर का इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में स्फीयर चाहिए, स्फीयर का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में स्फीयर का इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको अलग से लिख दूं। आई थिंक कल बारिश हुआ सो भीग गया मिटाने वाला, इसलिए पेपर का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी का, इसी सेम कंडीशन का कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड ये सब आएगा। ठीक है, तो इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी प्लेन नहीं होगा, प्लेन कितनी आता रही, इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose end point of diameters, end points of diameter v x1, y1, z1 एंड दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे x2, y2, z2। ठीक है, तो दिया हुआ ये एंड पॉइंट दिया हुआ डायमीटर का, तो हम लोग को निकालना है इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ से फिर से फिगर बनाते हैं। आई थिंक ठीक ठाक है, चलो फिर निकल। तो यहाँ से फिर वही हो जाएगा, ये डायमीटर है, ये आपका क्या है, डायमीटर है, और यहाँ पे एंड पॉइंट मान लेता हूँ इसको। तो यहाँ देखो ए को ले लूँ ऐसे x1, y1, z1। ठीक है, ये हो गया। बी को यहाँ पे x2, y2, z2। ठीक है, ये डायमीटर है। अगर मान लीजिए वही बात होगा ना, फिर से तो वही बात होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक पॉइंट ले लूँ ऐसे, और यहाँ से एक पॉइंट मिला दूँ, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं पी, यहाँ पे आप x, y, z ये जो खुद से लेते हैं वो है। ठीक है, x, y, z ये खुद से लेते हैं वो है। आपका ये स्फीयर है, ध्यान रखिएगा, सर्किल नहीं समझिएगा, ये क्या है, स्फीयर है। चलिए तो बात कर ले यहाँ पे हेयर, कुछ चीज हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे और सडनली इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, कहेंगे तुम कार्टेशियन हो, तुम कार्टेशियन हो, तुम ही सब कुछ हो। चलो देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट ए वेक्टर, देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब पता हो ना तो पोजीशन वेक्टर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, ये हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आप लोग को मिल गया। और इसको अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, इसको आर वेक्टर बोल सकते हैं ना, आर वेक्टर जनरली हम लोग खुद से लेते हैं। एंड आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये चीज हो गया।
अब आप लोग को पता है यहाँ पे कि पी ए वेक्टर पी बी वेक्टर दोनों क्या होता है, दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है दूसरे एक दूसरे को। तो यहाँ से चूंकि पी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी बी वेक्टर, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो पी ए वेक्टर डॉट पी बी वेक्टर बराबर कितना, 0। अब पी ए वेक्टर अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखो इसको क्या माने हैं, ए वेक्टर माने हैं पोजीशन वेक्टर, इसको क्या माने हैं, पी ए बी पोजीशन वेक्टर माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो पी ए वेक्टर यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। मैं इसको अब कार्टेशियन फॉर्म में लाना चाहता हूँ, ठीक है। अचानक से चेंज ट्विस्ट आया कहानी में कि भाई ये ए वेक्टर को अब कार्टेशियन में लिख देना है, आर वेक्टर को भी कार्टेशियन में लिख देना है। चलो लिख दो। यहाँ से ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस माइनस आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। ये हुआ। अगर मैं इसका डॉट कराऊं, यहाँ से डॉट कराता हूँ, ठीक है। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस माइनस, चलिए देखिए आर वेक्टर को तो x i कैप, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट प्रोडक्ट किए हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे माइनस करके लिख लो डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x i कैप प्लस y1 माइनस y j कैप प्लस z1 माइनस z, देखो z1 माइनस z k कैप हो गया। चलिए तो x2 माइनस x2 माइनस x हो जाएगा ना यहाँ पे, तो x2 माइनस x1 नहीं x है ना, x2 माइनस x i कैप प्लस y2 माइनस y j कैप प्लस z2 माइनस z k कैप, ठीक है। ये हो गया बराबर जी। अब बताओ इसका डॉट कराना है ना, तो i कैप समझ में आ रहा, डॉट अपना को पहचानता है, क्रॉस थोड़ी है, ये डॉट है, तो डॉट अपना को पहचानता है। चलो तो x1 माइनस x डॉट इंटू डॉट कराएंगे तो इंटू में आ जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख दूं x माइनस x1 इंटू x सॉरी चलो ना, x1 माइनस x है ना, यहाँ पे x1 माइनस x इंटू x2 माइनस x प्लस, यहाँ देखो ध्यान से y1 माइनस y, तो y1 माइनस y इंटू y2 माइनस y प्लस यहाँ से z1 माइनस z इंटू z2 माइनस z, तो z1 माइनस z इंटू z2 माइनस z बराबर 0 हो जाएगा। तो मैं इसको ठीक से लिख दूँ सीधा करके, यहाँ पे थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस x1 इंटू x1 माइनस x इंटू x2 माइनस x प्लस y1 माइनस y इंटू y2 माइनस y प्लस z1 माइनस z इंटू z2 माइनस z बराबर 0। ये है आपका स्फीयर का इक्वेशन। जब डायमीटर पता होता है, डायमीटर का इन पॉइंट पता होता है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो यहाँ पे x1 y1 z1 और ये x1 y1 z1 जो हुआ आपका डायमीटर का एक पॉइंट हो गया, ठीक है, इन पॉइंट, और x2 y2 और z2 ये आपका डायमीटर का दूसरा इन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं इक्वेशन स्फीयर का, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर ले रेडिकल प्लेन के बारे में, ठीक है। चलिए रेडिकल प्लेन के बारे में बात करते हैं। बस ये छोटा सा टॉपिक है, रेडिकल प्लेन, ठीक है। रेडिकल प्लेन के बारे में बात करेंगे। रेडिकल प्लेन जो होता है वो एक्चुअली होता है स्फीयर का, ठीक है। रेडिकल प्लेन जो होता है किसका होता है, स्फीयर का होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे
कि इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन ऑफ स्फीयर S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। ठीक है, S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो स्फीयर दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ, देखो ध्यान से, दो स्फीयर दिया हुआ ना, तो रेडिकल का इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा आपका रेडिकल का इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। ठीक है, तो रेडिकल प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा आपका S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन ऑफ स्फीयर। देखो यहाँ पे कुछ गिवन स्फीयर है, जैसे मान लीजिए कि आपका है आर स्क्वायर माइनस 2 आर C1 वेक्टर, एक्चुअली आर वेक्टर दोनों का डॉट रहेगा। ठीक है, और प्लस के 1 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट C2 वेक्टर प्लस K2 इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन आपका अगर होगा, देखो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 कितना, ये वाला, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट C1 वेक्टर प्लस K1। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आर वेक्टर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट C वेक्टर, एक्चुअली C2 हो जाएगा यहाँ पे, C2 है ना, प्लस K2 इक्वल टू 0। चलो इसको मैं ठीक करता हूँ। ठीक है, आपका हो जाएगा आर वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट C1 वेक्टर प्लस K1 माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 आर वेक्टर डॉट C2 वेक्टर, ये माइनस हो जाएगा K2 बराबर 0। चलो बताओ, यहाँ से आर वेक्टर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ये तो प्लस में आ गया, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो 2 आर वेक्टर को कॉमन ले लो। ठीक है, 2 आर वेक्टर को कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो ये माइनस में लिखाएगा, ये प्लस में लिखाएगा, यहाँ रहेगा आपका C2 वेक्टर माइनस C1 वेक्टर। ठीक है, डॉट है यहाँ पे, ध्यान रखना, बराबर। अगर तुम इसको लेके उधर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा K2 माइनस K1। चलो ध्यान से देख लो, यहाँ पे साफ से लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 आर वेक्टर डॉट C2 वेक्टर माइनस C1 वेक्टर बराबर K2 माइनस K1। ठीक है, देखो 2 आर वेक्टर डॉट C2 माइनस C1 यानी सेंटर का डिफरेंस। ठीक है, बराबर यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसका डिफरेंस, यही आपका आ जाता है इक्वेशन। तो रेडिकल प्लेन का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। जब इस हिसाब से दिया रहे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।